Okay, so electromagnetic induction में हमने क्या पढ़ना है? We would be discussing about the electric field and the magnetic field combined with one another. When we are dealing with them together, that is what we call it as electromagnetic induction. अब electromagnetic induction में खास बात ये होती है कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके फोर्स जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं. सो दैट गोज ऑन एंड इट लाइक वेरीज डिपेंडिंग ऑन आवर नीड. हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं और हमारे पास क्या अवेलेबल है, उस बेसिस पर हम इस पूरे मैकेनिज्म, इस पूरे प्रोसेस को यूज करते हुए चलेंगे डिफरेंट लोकेशंस पे. तो बहुत सारे यूज केसेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के. वी यूज इट इन एसी जनरेटर्स, we use it in DC motors, we use it in transformers, circuit breakers and a lot of things. तो वो सब हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इस टॉपिक का या इस चैप्टर का पेपर शेयर कितना है. तो अगर हम इसके पेपर शेयर की बात करें तो पेपर 1 में ये आपको नजर आएगा फॉर अराउंड 3 to 4 मार्क्स, जबकि पेपर नंबर 2 में इसका शेयर एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स रहता है एंड इट कुड बी फार बियॉन्ड दैट एज वेल. सो इन सम केसेस पेपर 2 में 10 से 12 मार्क्स का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा गया है. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ आवर एग्जामिनर कि वो कितना पेपर 2 में असेस करना चाहते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले बात करें वर्ड इंडक्शन की, तो हमें ये पता चलता है दैट इंडक्शन इज एन इमेजिनरी फोर्स. इंडक्शन इज एन इमेजिनरी फोर्स और फील्ड. अब पॉइंट ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक इमेजिनरी फोर्स है दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन से एक फोर्स जनरेट होती है, वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है. साथ में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास आता है फैराडे एक्सपेरिमेंट. तो फैराडे भाई ने ये बताया दैट व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड फोर्स, दे विल ऑलवेज बी इंटरलिंक्ड एंड इंटररिलेटेड. तो फैराडे एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया दैट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड and force are all interrelated. तो ये सब इंटररिलेटेड हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड इन फैक्ट. तो जब भी कभी आपको कोई दो क्वांटिटीज नजर आएंगी आउट ऑफ दीज थ्री, आपको कोई भी दो क्वांटिटीज अगर नजर आती हैं तो तीसरी क्वांटिटी खुद ब खुद यहाँ पहुंच जाएगी. सो दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटररिलेटेड, and if any two of them are present, the third one will automatically show up. Now there's a very important point over here to be noted, that if we are having electricity and we are having magnetic field, तो जो थर्ड कंपोनेंट है वो है फोर्स, और वो खुद ब खुद आपको नजर आना शुरू हो जाएगी इन दैट पर्टिकुलर प्लेस जहां पर आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अवेलेबल करवा दिया है. द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर लॉजिक इज योर फैन. अगर आपके पास रूम में देखें तो एक फैन होता है विच इज योर सीलिंग फैन राइट ओवर द टॉप.
उसमें आप सप्लाई करते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड अंदर पहले से मौजूद होती है. सो वी प्रोवाइड द करंट, वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड. तो आप नोटिस करेंगे दैट द फैन स्टार्ट्स टू मूव, उसमें फोर्स जनरेट होना शुरू हो जाती है. सो द थिंग ओवर हियर इज that whenever we are dealing with electricity and magnetic field and we like brought up both of them together, the third one would automatically start to show up. The other prominent example is your water motor. जो आपकी वाटर मोटर होती है वहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रोवाइडेड होती है इंटरनली. एज सून एज यू स्विच ऑन द सर्किट बाय योर सर्किट स्विच, तो आपने करंट को अलाउ कर दिया है इनटू द वाटर मोटर. नाउ यू हैव गिवन द करंट टू द मोटर, यू हैव गिवन द मैग्नेटिक फील्ड टू इट एज वेल. अब तीसरा और आखिरी कंपोनेंट क्या रह जाता है? फोर्स. एंड इट स्टार्ट्स टू डिलीवर फोर्स. जैसे ही आपने करंट और मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर दी एक साथ, तो आपने देखा कि भाई अब मोटर रिटर्न में क्या देने लग गई है? फोर्स देने लग गई है. इसको थोड़ा सा हम इनडिफरेंटली अगर देखें तो हमारे पास होता है जनरेटर. जनरेटर में आप फ्यूल पुट इन करते हैं टू गिव सम फोर्स टू इट. आपने फोर्स दी है, साथ में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है. यू हैव अ मैग्नेट, यू हैव गिवन द फोर्स. तो जनरेटर क्या करता है इन रिटर्न? इट स्टार्ट्स टू डिलीवर इलेक्ट्रिसिटी टू यू. तो जैसे ही आपने फोर्स डिलीवर करना शुरू की है, आपने मैग्नेटिक सप्लाई दे दी है, तो आपको रिटर्न में इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर होना शुरू हो जाती है. तो ये बात कंफर्म हो गई है दैट व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद एनी ऑफ दीज क्वांटिटीज, the third one would show up automatically. So the example could be a fan, a water motor, a generator, or even your magnetic fields around a wire. तो वायर के रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड्स भी हमने यहाँ पर कवर करनी है अभी. So for now we can give examples of fan and water motor. आप चाहें तो जनरेटर की एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट आइदर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज द राइट हैंड ग्रिप रूल. राइट हैंड ग्रिप रूल के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी वर कन्वर्टिंग सॉलिड स्टील रॉड इनटू अ मैग्नेट. जब हम स्टील बना रहे थे बाय द हेल्प ऑफ डीसी करंट सप्लाई, तो हमने एक मैग्नेट बनाने के लिए सबसे पहले करंट सप्लाई करना था. उस करंट के डायरेक्शन की बेसिस पर आपको नॉर्थ या साउथ डिफाइन हो जाता है मैग्नेट के अंदर. तो पॉइंट ये बनता है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन के थ्रू नॉर्थ या साउथ को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद द राइट हैंड ग्रिप रूल. तो हेडिंग डलेगी राइट हैंड ग्रिप रूल. और अब आप लोगों ने पहले समझना है और फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन. सो वी हैव द राइट हैंड ग्रिप रूल. Since we are dealing over here a lot with the electricity and magnetic field, तो आप लोगों को एक लॉ मिलता है which is the right hand grip rule. वो इसीलिए मिलता है कि अगर मेरे पास करंट की कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन की बेसिस पर मैं अपना नॉर्थ या अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन कर सकूं, पता लगा सकूं. लाइक इफ आई हैव अ रॉड ओवर हियर और मैं इस पे करंट सप्लाई करता हूं इन दिस डायरेक्शन, like the current is going down. If you see my fingers, I have got two components over here. I've got four fingers and I've got a thumb. Thumb would tell you the direction of north, while your fingers would tell you about the direction of current. तो fingers क्या बताएंगी? Fingers आपको बताएंगी direction of current. और thumb ने क्या बताना है? Direction of north. Like if I have a steel rod over here and I supply current downwards, करंट को मैं नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा हूं ऑन दिस रॉड. सो यू कैन सी दैट माय थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. मतलब मेरी ये जो रॉड है इसके लेफ्ट साइड पर होगा नॉर्थ, लाइक दिस. एंड इफ यू डू इट कंप्लीटली ऑपोजिट और आप करंट को अब ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, लाइक द करंट इज गोइंग लाइक दिस, यू कैन सी दैट द नॉर्थ इज ऑन द
ऑपोजिट साइड नाउ। अब आप देख सकते हो कि मेरी जो कर्ल है फिंगर्स की वो करंट को बता रही है अपवर्ड्स। सो द नॉर्थ हैज गॉन टू द राइट साइड। सो दैट इज द ओवरऑल लॉजिक फॉर द राइट हैंड ग्रिप रूल। इस रूल में आपने सिर्फ राइट हैंड को यूज करना है। द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स वुड टेल यू अबाउट the direction of current while the thumb would always point towards the north. So if the current is going downwards, north is over there, while if the current is coming upwards, north is over there. इसी तरीके से आपके पास जो करंट है वो इस तरीके से भी जा सकता है। इट कुड गो लाइक दिस। सो द करंट वुड एक्चुअली बी गोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द लाइक स्टील रॉड विच इज नाउ वर्टिकली प्रेजेंट। अब हमारी जो रॉड है वो वर्टिकली प्रेजेंट है और आप देख सकते हैं कि मेरा करंट ऐसे मूव कर रहा है। सो द कर्ल ऑफ माई फिंगर्स इज टेलिंग मी दैट द करंट इज गोइंग लाइक दिस। So the thumb is pointing upwards. मेरा thumb ऊपर की तरफ आ चुका है. So the north would be right on the top. Now if I do it completely oppositely, तो मेरा curl of fingers कुछ ऐसे दिखेगा. The curl would be like this and the thumb would point downwards, which means कि अब मेरा north नीचे आ चुका है. तो राइट हैंड ग्रिप रूल और साथ में कुछ और रूल्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट not only for paper 2 but for paper 1 as well. पेपर 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने एमसीक्यूज राइट हैंड ग्रिप रूल और इसके जैसे मजीद रूल से आते हैं उतने क्वेश्चंस कहीं से नहीं आते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन रूल्स का ही है. वी नीड टू हैव अ वेरी गुड हैंड ऑन दीज रूल्स. नाउ लेट्स डिफाइन देम एंड कीप देयर कंडीशंस इन माइंड. तो सबसे पहली चीज जो हमने समझी थी वो ये कि राइट हैंड ग्रिप रूल relates the direction of current with the direction of north. तो हमेशा आपका जो कर्ल ऑफ फिंगर्स होगा वो आपको बता रहा होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि आपका थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. सो वील कीप इट एज अ स्टार पॉइंट ओवर हियर दैट कर्ल ऑफ फिंगर्स curl of fingers tell us the direction of current while the thumb points towards the north. Now they are saying that we have a steel rod over here और इस स्टील रॉड को मैंने बंद किया है एक सोलेनॉइड कॉइल के अंदर. So we have a solenoid coil over here like this. Now the examiner is saying that this solenoid coil is taking the current downwards. हमारा करंट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, which means that the arrowhead would point towards the bottom portion. So you could consider it to be going like this. Now, can any one of you tell me where will the north be placed? इस स्टील रॉड में हमारा नॉर्थ कहां पे होगा? किसी को कोई आइडिया है आप में से? Yes, will it be upwards or downwards? The current is downwards. So where will the north exist? Right or left? Okay, so this is your steel rod. The current is going downwards. The current is going
downwards, so the north is pointed towards left side. So that is going to be the ring taking the current downwards, so the north would go to the left side. तो मेरा जो है वो लेफ्ट पोजीशन होगा, अगर आप लोग नोटिस करें तो हो सकता है राइट साइड पे आ रहा हो, बट यू नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉड, तो आपने एक पेंसिल को रखना है सामने और करंट उसके साथ मूव करवाना है इन द गिवन डायरेक्शन। तो आपका करंट अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो यू कैन सी दैट योर नॉर्थ is pointed on the left side. तो आपको नॉर्थ इस जगह पे नजर आएगा। Now for the south we would see that it's on the right side. Examiner would usually ask you about the north and not the south, लेकिन वो बहुत ही लॉजिकल सी बात है that whenever you are having north on one side, south would exactly be the opposite. So that's something very common and very understandable. Now moving forward, we have the other logic, जहां पर हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज से कंसीडर करते हैं। सो लाइक इफ आई एम हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, तो मेरे पास जो डायरेक्शन बनेगा इट वुड शो अप लाइक दिस। द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेज। जब भी आपको रिंग के अंदर एक्स बना हुआ नजर आएगा तो उसका मतलब क्या है, दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इससे हम क्या लॉजिक डिराइव कर सकते हैं। सो नाउ दे आर सेइंग दैट वी हैव अ करंट कैरिंग वायर and the magnetic field is into the page. We need to find the current in this particular wire with its direction. तो मुझे डायरेक्शन डिफाइन करनी है इस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से करंट के लिए। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे दैट सिंस द वायर इज लाइक दिस, द वायर इज लाइक दिस एंड द नॉर्थ इज राइट एट द बॉटम, क्योंकि ये इनटू द पेज है, लाइक आई हैव द पेज ओवर हियर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेज। तो अगर ये इनटू द पेज जा रही है, मतलब मेरा नॉर्थ कहाँ है, डाउनवर्ड, द नॉर्थ इज डाउनवर्ड। नाउ इफ यू मूव योर फिंगर्स लाइक दिस, तो आपको नजर आएगा कि आपकी फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं, दे आर गोइंग क्लॉकवाइज। इफ यू सी योर फिंगर्स आर गोइंग clockwise, so we could say that the magnetic field is since into the page, the current is going clockwise. That is how you would define the magnetic field into the page logic. अब सीन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज भी हो सकती है, so we need to understand that thing as well. So if they have told us that the magnetic field is out of the page, magnetic field out of the page, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज का सिंबल ये होता है दैट दे वुड गिव यू अ रिंग विद अ डॉट इन द सेंटर। तो सेंटर में आपको एक डॉट मिलेगा लाइक दिस। So this means that your magnetic field is coming out of the page. Magnetic field paper से या पेज से बाहर आ रही है, which means that it is moving upwards. तो अब ये हमारी like steel rod है, the magnetic field is coming out of the page. So if you move it like this, तो आपको नजर आएगा कि आपका curl of your fingers is going anti-clockwise. Since the north is upwards, the curl of finger is going एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लॉजिक आप यूज कर सकते हैं इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज क्वेश्चंस के साथ भी। सो इफ वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर with a ring placed like this,
So the magnetic field is now going out of the page, so the current would be in anti-clockwise direction. Now I hope this is perfectly clear to all of you. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें, otherwise we'll move forward. So now we are done with the right hand grip rule. तो अब चलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की तरफ. अब यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी एंड समथिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक. तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नाउ फ्लेमिंग भाई इज वेरी सिमिलर टू द फेराडेज लॉ. फ्लेमिंग भाई जो हैं वो काफी सिमिलर बातें करते हैं फेराडे लॉ की तरह. और सीन ये है कि इन्होंने भी वही लॉजिक यूज की है जो फेराडे भाई ने बताई थी, दैट व्हेनेवर वी आर हैविंग any two of the quantities from magnetic field, force and current, the third one would automatically show up. तो इन्होंने वो लॉजिक तो यूज की ही है, साथ में उनको कनेक्ट करने के लिए एक डायरेक्शनल वे भी दे दिया है हमें. तो अब ये क्या कहते हैं, ये हमें कहते हैं that we need to use our left hand to define the directions. तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड को यूज करना है. फ्लेमिंग भाई का राइट हैंड रूल भी होता है, वो हमने आगे डिस्कस करना है. वो बहुत ही लिमिटेड जगहों पर यूज होगा हमारे सिलेबस में, मेजरली लेफ्ट हैंड ही यूज करेंगे हम. सो स्टार्टिंग अप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर थ्री थिंग्स टू डील विद. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप करंट कह सकते हो. Then the second one is actually your magnetic field, and the last one is actually the force, जिसको आप मोशन भी कह सकते हैं. So it's basically the force or motion. अब सीन ये है कि हमारे फ्लेमिंग भाई ने हमें लेफ्ट हैंड यूज करने के लिए कहा है, और उसमें हम सिर्फ ये तीन फिंगर्स यूज करेंगे. वील यूज द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर. ये तीन क्वांटिटीज, ये तीन चीजें हमने यूज करनी है फॉर ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद. अब सीन ये है कि आपके पास आ चुका है थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर. अब इनको यूज कैसे करेंगे, और क्या इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर के लिए कुछ डिफाइंड टर्म्स हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को कहीं भी रख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी कहीं रख सकते हैं, या फोर्स को भी कहीं भी रख सकते हैं. तो ऐसा है या कुछ फिक्स्ड पोजीशंस हैं. सो द आंसर टू इट इज कि हमारे पास डिफाइंड फिक्स्ड पोजीशंस हैं, और वहीं पर ही हमने अपनी फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड या करंट को कंसीडर करना है. Considering that and keeping that in mind, we have got these three positions, और इन तीनों पे एक फिक्स्ड क्वांटिटी हम अप्लाई कर देते हैं. सो द लॉजिक इज कि आप लोगों ने KFC तो खाया ही होगा. KFC से मिलता जुलता हमारे पास है MFC. MFC की लॉजिक ये है कि हमारे पास आता है थंब पे मोशन, यहाँ पर आता है फोर्स, इनफैक्ट फील्ड, एंड आखिर में हमारे पास आता है करंट. सो वी हैव MFC, मोशन, फील्ड, करंट. मोशन, फील्ड, करंट. तो लॉजिक क्या है इसकी, इसकी लॉजिक ये है कि आप जब भी थंब की बात करेंगे तो थंब क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन. Then the next one is actually the index finger, and that would always tell you about the magnetic field. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, इंडेक्स फिंगर, एंड द थंब वुड टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो दो क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पर फिक्स हो चुकी हैं. एक लास्ट क्वांटिटी बचती है विच इज योर करंट.
तो करंट हमारे पास आ जाता है मिडिल फिंगर पे. सो वी वुड से दैट the middle one would actually tell you about the direction of current. तो डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन करने के लिए हम मिडिल फिंगर को यूज करेंगे. नाउ विद दैट अंडरस्टूड, अब हमने समझना है कि फिंगर्स को यूज कैसे किया जाएगा टू डिफाइन देम. फिंगर्स को यूज करने का तरीका ये है that you would keep all of these three fingers at 90 degree to one another. इन तीनों फिंगर्स को आप 90 डिग्री पर रखकर ही यूज करेंगे. अगर 90 डिग्री के अलावा आपने कोई और एंगल रख लिया या इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल रख लिया फिंगर्स को, तो आपकी डायरेक्शंस गलत हो जाएंगी. सो वी विल कीप 90 डिग्री in between all three fingers. Now since we are clear कि भाई 90 डिग्री यूज करना है, थंब पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन आ गया है, फिर इंडेक्स फिंगर पे फील्ड आ चुकी है और मिडिल फिंगर पे करंट आ चुका है. तो अब पॉइंट ये है कि हमने इनको ऐसे यूज करना है लाइक अ गन और समथिंग एल्स. तो हमने इनको 90 डिग्री पर रखकर यूज करना है. अब पॉइंट ये बनता है कि 90 डिग्री कैसे होगा. 90 डिग्री कुछ इस तरीके से होगा. यू वुड सी इट लाइक दिस. तो आपको अगर नजर आ रहा हो मेरे पास 90 डिग्री कुछ ऐसे बन रहा है. द मिडिल फिंगर इज गोइंग हॉरिजॉन्टल, द वर्टिकल फिंगर और द इनफैक्ट इंडेक्स फिंगर इज गोइंग वर्टिकल, जबकि थंब मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है. नाउ आई वांट यू बोथ टू ट्राई आउट दिस पर्टिकुलर मोशन. आपने ये ट्राई करना है खुद बनाकर. द लेफ्ट हैंड would use the thumb for motion, index finger for field and your middle finger for the direction of current. तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा. Now what we need to do is we need to use two of these directions to figure out the third one. अब इसको जरा ट्राई करके देखते हैं. Now they are saying that we have a north and a south placed on the opposite sides to one another like this. और हमारे पास एक करंट है जो कि जा रहा है अपवर्ड्स. Now, since you can see that we have a north on the left and a south on the right side, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी they would go like this and something like this. अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड्स आ चुकी हैं. I have the magnetic field lines, I have the direction of current as well, and the magnetic field lines आप लोगों ने भूलना नहीं है, they are moving from north to south. ये हम काफी डिटेल में पीछे कवर कर चुके हैं. Now we have the north and south, we have the magnetic fields, we have the direction of current as well. अब क्या करना है. अब मुझे ये फाइंड करना है that where will the force act on this wire. I need to figure out the direction of force on the wire. तो वायर पर फोर्स कहां अप्लाई हो रही होगी ये हमें चेक करना है. फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हमें लेकर आना है अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और अप्लाई करना है इसको इस पर्टिकुलर फिगर पे. नाउ दिस वन वाज योर मोशन और योर फोर्स. दिस वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड गोइंग लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है. लेफ्ट साइड पे जा रही है. एंड दिस इज योर करंट. मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ और करंट ने जाना है ऊपर की साइड पे. द करंट शैल गो लाइक दिस. So the current is going like this, magnetic field is going over there. You can see that the force is going downwards. हमारा जो current है वो आपकी तरफ आ रहा है. If you can see, it is going like this. The magnetic field is over there, so the force would come downwards. तो force कहाँ लग रही है. Downwards लग रही है, which proves that the Fleming left hand rule, if used correctly, can tell you about the direction of the missing quantity.
So we would say that this wire feels a force towards the downward direction. नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, तो हम इसके एक दो प्रॉब्लम्स और ट्राई कर लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म बट विद अ डिफरेंट करंट डायरेक्शन. तो हमने क्या करना है, हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्ट करना है. नाउ आई हैव रिवर्टेड द डायरेक्शन ऑफ current over here. Now they are saying that we need to figure out the direction of force again onto the wire. तो भाई अब वायर पे दोबारा से फोर्स फाइंड करनी है, और वो भी लेफ्ट हैंड रूल के साथ. अब लेफ्ट हैंड रूल की लॉजिक क्या थी, दिस वाज योर फोर्स, दिस वाज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वाज योर करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट पर ही है, बट नाउ if you can see, the current is coming towards me, the current is coming towards me, and the force can be seen going upwards. So the magnetic field is going towards the left side, like over here, towards the south. In fact right side की तरफ जा रहा है हमारा magnetic field. So the field lines are directing towards the south on the right, the current is coming towards me, and the force is going upwards. Are you all perfectly clear, या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है? Yes, any one of you having any sort of query on this? Yes, any problem with the Fleming's left hand rule? ओके परफेक्ट. तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने जरा ट्राई करना है, एंड लेट्स सी इफ यू पीपल आर एबल टू डू इट, अदरवाइज आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. Now, the direction of north and south as well as the magnetic fields have been reverted. अब ये आप लोगों के साथ एक छोटा सा मजाक हो गया है, और यहाँ पर नॉर्थ जो लेफ्ट पे था वो अब जा चुका है राइट पे. नाउ यू वुड से दैट योर करंट इज कमिंग टुवर्ड्स this direction. Current is going like this while the magnetic field is going towards the left side. तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्ट हो चुकी है, जबकि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्टेड है ऑन टू द लेफ्ट साइड. अब मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ और आपका करंट नीचे की तरफ है. इट इज कमिंग टूवर्ड्स द बॉटम साइड. सो वेयर वुड द फोर्स लाई? अब फोर्स कहां पर होगी ये आप लोगों ने चेक करना है और मुझे बताना है. ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट द आंसर इज. थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इसमें, बट वी नीड टू प्रैक्टिस इट अप एंड सी व्हाट द आउटकम इज. और ये आप लोगों ने घर में फैमिली के सामने ज्यादा नहीं करना है फ्लेमिंग्स रूल, वरना घर वाले समझेंगे बच्चे का जो दिमाग है वो आउट हो चुका है, ये अलग अलग एक्शंस कर रहा है हाथ के साथ. तो ये घर वालों के सामने बिल्कुल नहीं करिएगा, और तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में डॉक्टर से रुजू कीजिएगा. ट्राई इट आउट एंड सी व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज. Yes, is the force upward or downward? डाउनवर्ड. वेरी गुड. तो हमारी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड आ रही है.
Now we are perfectly clear and we are completely done with the Fleming's left hand rule. अब हम चलते हैं फ्लेमिंग भाई के राइट हैंड रूल की तरफ, और वहां पर सीन ये है कि आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है और उसमें एक स्टेटमेंट मैं बताऊंगा वो लिखनी है, एंड यू विल बी डन विद इट. तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की तरफ जा रहे हैं अब हम. Okay, so Fleming's right hand rule is exactly the same as the left hand rule. पॉइंट ये है कि अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें तो वहां पर हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगी, एंड इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. यहां पर भी इट्स एम एफ सी, मोशन फील्ड एंड करंट. सो द थंब वुड टेल यू अबाउट द मोशन और योर फोर्स, द इंडेक्स फिंगर वुड टेल यू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, एंड योर मिडिल फिंगर वुड टेल यू अबाउट द करंट. मोशन फील्ड एंड करंट, the exact same logic is being implied over here. सिर्फ एक डिफरेंस है वो ये कि आप जब भी कभी करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर की बात करते हैं यू डील विद द लेफ्ट हैंड रूल, और आप जब भी कभी डीसी मोटर की बात करेंगे तो आपने हमेशा राइट हैंड रूल यूज करना है. अब पॉइंट ये बनता है कि लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम बेसिक डिस्क्रिप्शन समझें तो लेफ्ट हैंड रूल हमेशा उस जगह पर यूज होगा जहां पर आप करंट को या तो प्रोड्यूस करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं, जबकि राइट हैंड रूल उस जगह पे यूज होता है जहां पे आपने करंट को कंज्यूम करना है. So where we are consuming the current, where we are consuming the electricity, वहां पे राइट हैंड रूल, और जहां पर हम प्रोड्यूस करें या ट्रांसमिट करें तो वहां पर लेफ्ट हैंड रूल. So that is the overall logic for the left hand and right hand rule. I hope this is perfectly clear to each one of you. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, otherwise we will move forward. जी, क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, any one of you having any sort of query on this? ओके, परफेक्ट. तो इसकी आप बस एक स्टेटमेंट लिख लें अपने पास और फिर हम आगे जाने लगे. प्रोड्यूसर एंड ट्रांसमीटर फॉलो लेफ्ट हैंड rule of Fleming, while the consumer follows right hand rule of Fleming. तो ये हमारे पास रूल आ गए हैं और ये कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं. अब हम जा रहे हैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विच इज एसी जनरेटर. तो अब हम स्टार्ट करने लगे एसी जनरेटर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स गेन करवा सकता है इन दी ओवरऑल मार्किंग. तो जो आपकी मार्किंग लाइक 145 या 150 की होने वाली है, वहां पर ये एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको 6 to 7 मार्क्स आराम से दिलवा सकता है. सो इट इज एसी जनरेटर, और इस एसी जनरेटर का गेम ये है दैट इट यूजेस magnetic field and force. It uses the magnetic field and force to produce current. तो जब भी कभी आप मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के हेल्प से
करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो आप किस ऑब्जेक्ट या किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं? आप एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं। एसी जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा कंपोनेंट है जिसने फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके क्या प्रोड्यूस करना है? करंट प्रोड्यूस करना है। विद दैट बीइंग अंडरस्टूड, अब हमें यह समझना होगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली द एसी जनरेटर विल यूज कॉपर कॉइल, या इनफैक्ट इसको आप अगर स्पेसिफिकली कॉपर कॉइल नहीं कहते तो आप इसको कंडक्टर कॉइल भी कह सकते हैं। सो आई विल राइट इट ओवर हियर एज अ कॉपर और अ कंडक्टर कॉइल। इसके बाद आपके पास आ जाता है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, then we have slip rings, then we have carbon brushes, and finally we have the last one, which is a permanent magnet. एक कंपोनेंट और होता है आपके पास, बट इट इज ऑप्शनल, एंड दैट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर at center. So that is optional and we just need to understand it कि अगर हमें करंट की अमाउंट ज्यादा करनी होगी देन वी कैन यूज सॉफ्ट आयरन कोर एट द सेंटर। तो यहाँ पे जो आपको कोर लिखवाई गई है, इट इज द एग्जैक्ट सेम कोर जो कि हम सेंटर में यूज करेंगे। सो एक्चुअली वी हैव गॉट 4 जनरल लाइक कंपोनेंट्स जो कि कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं। We have the soft like in fact copper coil, we then have slip ring, we have carbon brushes, and we have a permanent magnet। ये 4 कंपोनेंट्स कंपलसरी हैं, लेकिन जो 5th कंपोनेंट है विच इज सॉफ्ट आयरन कोर, वो एक्चुअली ऑप्शनल है। सो इट्स ऑप्शनल एंड वी लाइक आवरसेल्व्स डिसाइड कि भाई मेरे मैग्नेट जो लगे हुए हैं साइड पर, क्या वो इनफ करंट जनरेट कर देंगे या नहीं। इफ आई थिंक कि मेरे मैग्नेट्स उतना करंट जनरेट नहीं कर रहे जितना मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैंने क्या करना है? सॉफ्ट आयरन कोर भी अप्लाई करना है। अब ये सारे कंपोनेंट्स क्या यूज केस देते हैं, इनके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स क्या हैं, और इनको किस पोजीशन पर लगाया जाता है, वो सब हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर लीविंग, I need a confirmation from you people if you are perfectly clear with all the things taught today, या इसमें से कोई भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, या कोई ऐसी चीज जिसमें प्रॉब्लम लग रही हो। Yes, any one of you having any sort of query, or is everything perfectly clear? Yes, everything is perfectly clear, or is there anything which is unclear or left out? ओके, परफेक्ट। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी संडे को। और ओके, कौन सा रूल यूज करना है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट। जब भी कभी आप प्रोड्यूसर या ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं तो आपने यूज करना है लेफ्ट हैंड रूल। आप कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो आपने यूज करना है राइट हैंड रूल, एंड दैट इज व्हेन लाइक यू आर डीलिंग विथ फोर्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब 3 क्वांटिटीज आ गई तो फ्लेमिंग भाई आ जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड वाले फ्लेमिंग भाई आएंगे या राइट हैंड वाले, उसकी कंडीशन ही आ गई। दूसरा ये है कि हमने राइट हैंड ग्रिप रूल भी कवर किया है। तो राइट हैंड ग्रिप रूल क्या बता रहा था? दैट whenever you are dealing with current and magnetic field, तो उस वक्त मैं यूज हो सकता हूँ। राइट हैंड ये बता रहा था आपको। तो राइट हैंड यूज होगा 2 क्वांटिटीज में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, जबकि फ्लेमिंग भाई यूज होने हैं 3 क्वांटिटीज में, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन या फोर्स।
तो 3 क्वांटिटीज फ्लेमिंग रूल, 2 क्वांटिटीज ग्रिप रूल। फ्लेमिंग रूल लेफ्ट हैंड वाला प्रोड्यूसर्स के अंदर, ट्रांसमिटर्स के अंदर, राइट हैंड वाला कंज्यूमर्स के अंदर। बस ये आपने याद रखना है और इसको यूज करते जाना है जब भी जरूरत पड़ेगी। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हो रही है संडे को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।